हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी मतलब संतानहीनता या इजी लैंग्वेज में जिसको हम बांझपन भी कहते हैं। देखिए, अगर एक जो मैरिड कपल है वो 1 साल से ऊपर उसको हो चुका है, बेबी के लिए ट्राई कर रहा है, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, मतलब एक जो कपल है वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर 1 साल का टाइम हो चुका है उसको ट्राई करते करते और वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल, तो इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए जितनी फीमेल रिस्पॉन्सिबल है उतना ही मेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है। 40 to 50% केसेस में ऐसा होता है कि फीमेल में कोई हेल्थ इश्यूज़ के चलते वो इनफर्टिलिटी की शिकार हो। इसके अलावा 30 to 40% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 5 to 10% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम दोनों कपल्स को होता है। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी इन वुमेन्स, मतलब महिलाओं में संतानहीनता के क्या रीजंस हैं, महिलाओं में संतानहीनता के क्या कारण हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में हम ऐसे फीमेल्स को काउंट करते हैं जो 1 साल तक का इंटरवल जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, 1 साल तक बेबी के लिए ट्राई किया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है तो ऐसे केसेस प्राइमरी इनफर्टिलिटी में आते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कौन से केसेस आते हैं? ऐसी फीमेल जिसने कंसीव तो किया है लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न उसका मिसकैरेज हो गया है, अबॉर्ट हो गया है, या फिर उसके पास एक बेबी तो है लेकिन सेकेंड बेबी के लिए जब वो ट्राई कर रही है तो वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आता है। कॉजेज़ अगर हम देखें कि क्या कारण होते हैं फीमेल में, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी आ जाती है। पहला रीज़न है प्रॉब्लम विद योर यूटेरस, मतलब अगर आपके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे पॉलिप्स डेवलप हो गए हों या वहाँ पे फाइब्रॉइड यानी रसौली की अगर दिक्कत है तो भी आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। दूसरा है अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है या ब्लॉकेज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म है वो आपके एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, जो इनफर्टिलिटी का एक मेन कॉज होता है। थर्ड रीज़न है अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, मतलब अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर फॉर्म हुआ है या आपको थायराइड डिसफंक्शन का अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपके जो हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, आपकी ओवरी यानी अंडाशय में बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो गए हैं, तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसी फीमेल जिसको एग रिलीज़ करने में डिफ़िकल्टीज़ हैं या कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल कोई इशू है, या फिर जो फीमेल है उसके एग जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, मतलब कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जो रिस्क फैक्टर में हैं, मतलब इनफर्टिलिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, कौन सी ऐसी महिलाएं हैं? तो सबसे पहला है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब अगर किसी लंबे समय से किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तनाव से गुजर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं तो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप की एज 35 साल से ज़्यादा है, मतलब 35 ईयर्स से अगर ज़्यादा की एज आपकी हो चुकी है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से जो सफ़र कर रही हैं या जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ऐसी महिलाओं को भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो महिलाएं हैवी ड्रिंकर्स होती हैं, मतलब अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेती हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं,
है, ऐसी महिलाएं हाई रिस्क पे होती हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ें कि क्या आपको करनी चाहिए, क्या आपको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप स्ट्रेस फ्री, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा जिस आप डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट चार्ट प्लान कीजिए, है ना। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और आप अपनी डाइट में सीड्स को ज़रूर शामिल कीजिए। और आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़नी है। इसके अलावा अल्कोहल भी आपको नहीं लेना है। ऐसी चीज़ें ना लीजिए जिनमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है। अब चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट्स हो गई, या फिर जो सोडाज़ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ऐसी चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। डेड फूड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी बंद चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, प्रोसेस्ड पैकेज जो फूड है, ऐसी चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, इनफर्टिलिटी किस वजह से हुई है, पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी के पीछे आपकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, इन्फेक्शन है, या यूट्रस में दिक्कत है, आपको सिस्ट का प्रॉब्लम है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, या आपको हार्मोनल इशू है, इस वजह से अगर आपको इनफर्टिलिटी हुई है तो पहले मेन कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में इनफर्टिलिटी के लिए दी जाती हैं। पहली मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे फीमेल कंप्लेन करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा गर्म उनको महसूस होता है। फीमेल कंप्लेन करती हैं कि डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, डिस्चार्ज नॉर्मल कंसिस्टेंसी का होता है, लेकिन डिस्चार्ज इतना ज़्यादा एक्रिड होता है कि ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि जो मेल के स्पर्म होते हैं ये उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी लाइन में दूसरी मेडिसिन है जो है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस भी ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पे फीमेल को काफ़ी ज़्यादा थिक डिस्चार्ज होता है, क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है डिस्चार्ज की, हनी कलर डिस्चार्ज होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब मेनोरेजिया के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मेनोरेजिया मतलब ऐसी फीमेल्स जिनमें मेंसेस बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं और बहुत ही जल्दी साइकिल जो है उनकी रिपीट होती है, बहुत लंबे समय तक पीरियड्स चलते रहते हैं। इसके अलावा पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला हम ऐसे केसेस में देते हैं जो यंग गर्ल्स हैं और मिनार्की मतलब मेंसेस शुरू होने से ही उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्कैंटी डिस्चार्ज होता है, मतलब बहुत कम डिस्चार्ज है। इसके अलावा पीरियड्स हमेशा डिले रहते हैं, मतलब पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, हमेशा देर से होते हैं। ऐसी फीमेल्स में एनीमिया की भी शिकायत होती है। इसके अलावा पीसीओडी के केस में भी पल्सेटिला बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लास्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया हम ऐसे केसेस में देते हैं, ऐसी फीमेल्स जिनके मेंसेस डिलेड रहते हैं, मतलब मेंसेस देर में ही आते हैं और बहुत ज़्यादा स्कैंटी होते हैं, मतलब बहुत 1-2 दिन की साइकिल होती है। इसके अलावा अबॉर्शन की भी जिनको हिस्ट्री रही है, सीपिया ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है इनको, मतलब इनको ऐसा लगता है कि विजाइनल एरिया से जैसे कुछ बाहर आ रहा है नीचे की तरफ, इनको काफ़ी ज़्यादा दबाव या भार महसूस होता है। ऐसे केसेस में सीपिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आई होप इनफर्टिलिटी के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इनफर्टिलिटी के ऊपर या अगर आप किसी और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।